साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपनी 10 के दम सीरीज के अंतर्गत ज्योग्राफी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों ये हमारी सीरीज अनवर चल रही है। आपने अगर हमारे और वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाकर के 10 के दम सीरीज के बहुत से लेक्चर पढ़े हैं। साथियों आप देख लीजिए, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलेक्शन आप देखिए, पढ़िए, रिवाइज करिए, इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। चाहे आप स्टूडेंट हैं तो हमारे स्टूडेंट के लिए भी इंग्लिश ग्रामर के बहुत से लेक्चर्स पढ़े हैं, फिजिक्स के पढ़े हैं, मैथ्स के पढ़े हैं। साथियों जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों प्लीज़ विजिट माई चैनल। आइए साथियों देखते हैं ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है कि अवसादी सेल किसे कहते हैं। साथियों अवसादी सेल क्या होते हैं कि चट्टानों से अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे टूटता है तो उनका चूरा इकट्ठा होता है और चूरा वायु द्वारा या जल द्वारा जल के परिवहन से तलहटी में जहाँ निचले क्षेत्र होते हैं वहाँ जमा हो जाता है। ये जमा होता रहता, धीरे 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 प्रक्रिया चलती रहती है, मिलियन शेयर्स हो जाते हैं, तब वो चट्टान के रूप में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बलुआ पत्थर का निर्माण होता है, उसके बाद रासायनिक क्रिया और होती है, फिर रासायनिक चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कोयला वगैरह उससे मिलता है। इसी से प्रक्रिया इनकी होती है। तो अवसादी, क्योंकि अवसाद से निर्मित होते हैं, चूर्ण से निर्मित होते हैं, उसके भाग छोटे छोटे भाग जो चूरा बन जाता है उस पाउडर से बन के निर्मित होते हैं, इसलिए उन्हें हम अवसादी सेल कहते हैं। तो क्या होते हैं अवसादी सेल हमारे? अपक्षय व अपरदन प्रक्रिया के फलस्वरूप चट्टानों के वियोजित भाग जल व वायु के परिवहन के फलस्वरूप तलहटी या निचले स्थानों पर जमा अवसाद। तो ये अवसाद होते हैं एक प्रकार के। भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किसने किया? इन्हें भूभौतिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। कौन थे? ये थे आपके इरेटोस्थनीज। इन्हें एक क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन का भी जनक माना जाता है। इन्होंने एक सिस्टम दिया भूगोल को पढ़ने का, भूगोल ज्ञात करने। ये कौन थे? ये यूनान के बहुत ही यूनानी थे, यूनानी भूगोलवेत्ता थे। भूगोलवेत्ता, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ। ये 276 बीसी से 194 बीसी में तक रहे। इन्होंने भूगोल को एक क्रमबद्ध रूप दिया। इसके पहले 500 बीसी में हिकैथियस जो था उसको भूगोल का फादर माना जाता था। उसने बताया कि जो था कि महासागरों का जन्म कैसे हुआ और स्थलों के घिरे भाग को क्या कहा जाता है। तो इसने भूगोल का एक प्रारूप प्रस्तुत किया, इसलिए उसको भूगोल का जनक माना जाता है। किसको? हिकैथियस को। हिकैथियस को भूगोल का जनक माना जाता है 500 बीसी, 500 ईसा पूर्व में हिकैथियस को इसका जनक माना जाता है भूगोल का, जिसने ये बताया था महासागर की संरचना को इसने प्रस्तुत किया था और भूभाग कैसे निर्मित हुए इसको बताया था, इसलिए भूगोल का जनक इसको
माना जाता है कैथियस को। लेकिन प्रॉपर रूप ने क्रमबद्ध रूप से जियोग्राफिका का शब्द जो यूज किया वो इरेटोस्थनीज, जो यूनानी वैज्ञानिक खगोलवेत्ता भूगोलवेत्ता थे हमारे। ओके दोस्तों, सुंडा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो सुंडा द्वीप हमारा इंडोनेशिया द्वीप समूह को कहते हैं। इंडोनेशिया द्वीप समूह है एक द्वीप समूह। मेनली इसका मतलब इसमें कई देश हैं। इंडोनेशिया का कब्जा है इस पे। इंडोनेशिया, आपका तिमोर, आपका मलाया, ब्रुनेई, लेकिन अधिकतर भाग पे कब्जा किसका? इंडोनेशिया है, इसलिए इसका इंडोनेशियाई द्वीप समूह कहते हैं। ये हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा द्वीप समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप समूह है। वैसे इंडोनेशिया में तो आपके 13,000 से अधिक द्वीप समूह हैं। अमेरिका और एशिया को पृथक करने वाला महासागर क्या है? आपका हिंद महासागर, जो आप जानते हैं तीसरे नंबर का महासागर। सबसे पहले नंबर का बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद महासागर का नंबर आता है। तो ये आपको कौन पृथक करता है अमेरिका और एशिया को? प्रशांत महासागर। मैरियाना ट्रेंच इसी महासागर में स्थित है, जो 11,033 मीटर गहरा, सबसे गहरा पॉइंट है। प्रशांत महासागर सबसे विशाल और सबसे बड़ा महासागर है। बहुत सबसे बड़ा विशाल, लगभग पृथ्वी का 1/3 भाग में इसका फैलाव है। किर्गिज कहाँ के निवासी हैं? तो ये वास्तव में इसे किर्गिज भी कहा जाता है। किर्गिज, इनका अपभ्रंश हुआ किर्गिज से। तो ये कहाँ के हैं? किर्गिस्तान के निवासी थे, मध्य एशिया के। धीरे धीरे क्या किया? तो धीरे धीरे ये चीन में तथा रूस में और मध्य एशिया के किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान स्थानों में बस गए। मेन इनका किर्गिस्तान में रहते थे, अब इनका निवास स्थान मध्य एशिया में रहा है। और उसमें चीन के कुछ भाग में पाए जाते हैं, रशिया में पाए जाते हैं, और आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि में ये एक तुर्की जात है, तुर्की भाषा बोलने वाली जात होती है किर्गिज। इनको किर्गिज भी कहते हैं जनजाति को। तो वास्तव में किर्गिस्तान के निवासी हैं, किर्गिस्तान और मध्य एशिया के निवासी हैं। कहाँ कहाँ निवास अब पाया जाता है? वर्तमान में ये आपके चीन में पाए जाते हैं, रूस के कुछ भागों में पाए जाते हैं, उज्बेकिस्तान में पाए जाते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जितने तान है तो उसमें सब में पाए जाते हैं। और किर्गिस्तान तो मेनली ये निवासी था इनका। ओके दोस्तों, सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है हमारा विश्व में? सबसे बड़ा चाइना है, चीन। चीन सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, और इसकी लगभग ये जो है अभी इसके भाग में उत्पादन में 18% वृद्धि हुई है इसकी, जो बहुत ज़्यादा वृद्धि मानी जाती है। और उसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या अपना? इंडिया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्थान का है? आंध्रा का है और पश्चिम बंगाल का है। और समुद्री मछली उत्पादन में सबसे ज़्यादा इंडिया में गुजरात का स्थान है, चीन, और दूसरा स्थान आपका भारत। विश्व का सबसे गर्म स्थान, तो ये जैकोबाबाद को माना जाता है, जो पाकिस्तान में है। जैकोबाबाद पाकिस्तान में स्थित है। साथियों, ये इसका यहाँ पे 59 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका जनरली पाया गया है। जनरली, वैसे तो अप डाउन होता रहता है, आपके यूपी में ही 52 तक चला जाता है। तो जैकोबाबाद में ये 59 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म स्थान विश्व का माना गया।
और सबसे ठंडा स्थान आपका साइबेरिया में स्थित जो बर्फोन्याक्स है, बर्फोन्याक्स उसको माना जाता है। वहाँ पे -68 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जाता है आपका। और आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा भी एशिया में ही, ये देखिए सब एशिया के स्थित हैं। सबसे गर्म स्थित स्थान आपका जैकोबाबाद पाकिस्तान में स्थित है। सबसे ज़्यादा आपका ठंडा भी एशिया में बर्फोन्याक्स में साइबेरिया में पड़ता है, जो रसिया का भाग है। तो ये आपका -68 फ़ारेनहाइट तक जाता है, ये डिग्री सेल्सियस है, 59 डिग्री सेल्सियस। और आपका और सबसे ज़्यादा वर्षा भी एशिया में कहाँ होती है? भारत मासेनराम में होती है आपकी वर्षा सबसे ज़्यादा, है ना दोस्तों। तो 10 उसमें लगभग 10,454 मिलीमीटर वर्षा होती है मासेनराम में। वेटलैंड क्या है दोस्तों? तो वेटलैंड जैसे इसका नाम ही है, गीला स्थान। गीला स्थान का मतलब ऐसा स्थल होता है जो अंशतः या पूर्ण अंश या पूर्ण रूप से पानी से डूबा रहता है, और उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में जलीय वनस्पति पाई जाती हैं। तो उसके तट के किनारे बहुत ज़्यादा जैव विविधता डेवलप हो जाती है, जिन्हें हम वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए 1971 में 2 फरवरी 1971 में ईरान के में एक स्थान है रामसर। तो रामसर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसके उपलक्ष्य में 1997 में 1997 से 2 फरवरी को ही वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो वेटलैंड तो क्या है? हम वेटलैंड हमारा जो आपके जैसे नदी है, तालाब है, नदियाँ, तालाब और जितने आपके झरने हैं, नदी जहाँ पे जल का भराव होता है, मैं जैसे आपका दलदली स्थल जितने होते हैं, नदी, तालाब और जितने दलदली स्थल हैं हमारे, जैसे जहाँ मैंग्रोव वगैरह होती हैं, उन प्रजातियों को इनको संरक्षित करने के लिए ये क्या करते हैं? एल्गी वगैरह इसमें उत्पन्न होती हैं, इसमें क्या करते हैं? ये हमारे प्रदूषण को नष्ट करते हैं। तो मानव जीवन के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वेटलैंड वास्तव में क्या है? दलदली या अंशतः अथवा पूर्ण रूप से जल से डूबे स्थल जिनमें जलीय वनस्पति पाई जाती है। जलीय वनस्पति पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? हमारे वेटलैंड कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के पानी का टावर किसे कहते हैं? ये बस ऑब्वियसली आप जानते होंगे, पर्वतों को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वत ना हो तो बारिश ही ना हो। हवाएं क्या जाती हैं वहाँ, टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं, ठंडी होती हैं, फिर वो बारिश करती हैं। तो ये क्या करते हैं? तो पर्वत जो होते हैं बारिश के बहुत बड़ा कारण है। तो 60 से 80% तक का जो जल आप पीते हैं, जो यूज करते हैं हम लोग, वो हमको पर्वतों से प्राप्त होता है। तो पर्वत हमारे क्लीन फूड देते हैं, क्लीन एनर्जी देते हैं, क्लीन वाटर देते हैं। तो क्लीन फूड, क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर के लिए उत्तरदायी जो हमारे हैं पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा पर्वत हैं। पर्वत हमारे सबसे ज़्यादा, इसलिए इनको पानी का टावर कहते हैं। 60 से 80% जो पानी यूज करते हैं हम, वो हमें पर्वतों के कारण ही प्राप्त होता है, इन्हें पानी का टावर कहा जाता है। जो हमारे हिमालय वगैरह ना होते तो हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है। जो ये जाता है, जो हमारा मानसून जाता है, टकराता है, तब ही तो बारिश करता है हमारे यहाँ। तो इसलिए पर्वतों को इसका पानी का टावर कहा जाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली झरना किसको माना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात को माना जाता है इस समय, क्योंकि ये लगभग इसका वर्टिकली जो गिरने का है, वर्टिकली 188 फीट लगभग डेवलप है इस समय। पहले 167 था, वो इसको बढ़ गया, 188 है इसका वर्टिकल जहाँ से गिरता है फिट। और इसका जो जल प्रवाह है दोस्तों, ये कितना है? 2,25,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है इसका जो जल प्रवाह है। इसलिए इसको बहुत सबसे शक्तिशाली माना जाता है झरना को। किसको माना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात को। नियाग्रा नदी पे स्थित है। कहाँ का माना जाता है? ये कनाडा में है।
एरी और ओंटारियो झील के जो पाए जाते हैं उनके मध्य स्थित, वो एक्चुअली में क्या है, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, लेकिन यूएसए से की तरफ से कनाडा की ओर गिरता है, इसलिए दर्शन कौन करेगा, ये तो इधर का बैक पोर्शन हो गया, तो अमेरिका में नहीं माना जाता, इसलिए इसको कनाडा में माना जाता है। इसका पर्यटक लुत्फ कहाँ उठाते हैं, कनाडा में, इसलिए इसको कनाडा में स्थित माना जाता है। वैसे कनाडा यूएसए की सीमा पे स्थित है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है कि आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसे और अधिक अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह हमारे उसमें है, प्लेलिस्ट में, 10 के दम प्लेलिस्ट में। आप जाइए उसको देखिए हमारे प्लेलिस्ट में। आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए, और हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। और हमारे चैनल से आपको ये आपके कैलिबर में वृद्धि होगी, कैलिबर आपका बढ़ेगा, इसलिए इसका नाम कैलिबर अड्डा है। तो आप प्लीज़ जाइए, हमको भी प्रोत्साहित करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से वीडियो मिल जाए और उसका आप लाभ उठा सकें। आने वाले एग्जाम्स आपके लिए शुभ हो। मस्त रहो, व्यस्त रहो दोस्तों, खुश रहो, सफल हो। जय हिंद।